वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट जो होगा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान CHO भर्ती के अंदर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान CHO भर्ती के अंदर। तो आज से अपन अपना शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक है ग्रोथ डेवलपमेंट का। दोस्तों अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के साथ आपको यहाँ पर पीडियाट्रिक्स पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आज का जो अपना लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स और ग्रोथ डेवलपमेंट पे होगा। तो क्लास नंबर 1 है दोस्तों आज। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज का एक और धमाकेदार सेशन, इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक्स थ्योरी क्लासेस ग्रोथ डेवलपमेंट। आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सबसे निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अपना जो लाइक का जो अपना टारगेट है, आज का लाइक का टारगेट अपना जो है दोस्तों वो कितना है, टारगेट है वो है 60 लाइक। बिल्कुल दोस्तों 60 लाइक का टारगेट आज अपना है। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही इस टारगेट को पूरा कर देंगे। इसके अलावा आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन मेरे साथ बना रहेगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका फ़ायदा हो, उनका भी सिलेक्शन हो CHO के अंदर। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये जो पास में बेल आइकन आ रहा है दोस्तों इसको आप ज़रूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पे 60 लाइक जरूर करेंगे। जितने भी मेरे साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक करने के बाद ही वीडियो को शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। आज का अपना सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होगा पीडियाट्रिक्स का। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे कि दोस्तों पीडियाट्रिक्स एक ब्रांच है। पीडियाट्रिक्स इज, इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस पीडियाट्रिक्स इज ए branch of medicine that deal with, जो क्या डील करती है कि पीडियाट्रिक्स एक मेडिसिन की ब्रांच है जो डील करती है that deal with different disease condition, दोस्तों आप साथ में नोट्स बना सकते हो। PDF आपको अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि दोस्तों PDF से कोई नहीं पढ़ता, PDF वेस्ट होता है, भरते रहते हो कभी खोल के देखते नहीं हो PDF को, इसलिए आपको PDF नहीं प्रोवाइड होगी। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहीं से ही नोट्स बना सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों डिफरेंट डिजीज कंडीशन एंड देयर ट्रीटमेंट, और उनका ट्रीटमेंट करना, एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन and also provide different clinical care during growth and development.
इतना भी लिख सकते हैं कि पीडियाट्रिक्स एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, जो क्या डील करती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज कंडीशन और उनके ट्रीटमेंट और चाइल्ड के ट्रीटमेंट को वो डील करती है। तो इसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स। बिल्कुल दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पीडिया वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पीडियाट्रिक्स जो है वो पीडिया प्लस ट्रिक्स से मिलकर बना है। तो साथियों, यहाँ पर पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड से। पीडिया का क्या मतलब होता है? चाइल्ड। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। आज से अपन ने शुरू कर दी है न्यूट्रिशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ओबीजी जो अपनी चल रही है उसकी 2 से 3 क्लास और होएगी। उसके बाद ओबीजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक्स और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पैरेलल में चलेगी और विद इन 15 दिनों में अपन ये कवर कर लेंगे दोस्तों। 15 दिनों में ये दोनों के दोनों अपन कवर कर लेंगे। एग्जाम से पहले पहले आपको जो चीज़ राजस्थान से ये जो पूछेगा वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो ट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट। तो चाइल्ड का ट्रीटमेंट ही पीडियाट्रिक्स है। ट्रीटमेंट ही पीडियाट्रिक्स है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो चाइल्ड हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड हेल्थ को? पहला फैक्टर क्या है? जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएं मुझे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है मैटरनल हेल्थ। मोस्ट कॉमन फैक्टर है ये। जो मैटरनल की जो हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ वो चाइल्ड की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा और दूसरा क्या होगा? फैमिली हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट। फैमिली हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, ये है फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। अब अपन क्या देखेंगे? जो अपना मेन टॉपिक है, अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अपना जो मेन टॉपिक है उसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन अपन देखेंगे। तो दोस्तों ग्रोथ क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ग्रोथ किसे कहते हैं। तो ग्रोथ जो होती है वो एक प्रोसेस होती है फिजिकली मैच्योरेशन की। ग्रोथ क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस है प्रोसेस है फिजिकल मैच्योरेशन की। फिजिकल मैच्योरेशन होना, ग्रोथ में फिजिकल मैच्योरेशन होता है। फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी। फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी, इसका क्या रिजल्ट आता है कि बॉडी एन इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। इंक्रीज इन साइज एंड शेप, बॉडी का साइज और शेप क्या है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, वो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ
जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है, ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव चेंजेज। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ अपन ने देख ली कि ग्रोथ फिजिकली मैच्योरेशन होता है, फिजिकल ग्रोथ होती है उसे ग्रोथ कहते हैं, जिसमें इंक्रीज होता है साइज और शेप बॉडी का, उसे ग्रोथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं? राजस्थान CHO आपको डेफिनेशन पूछ सकता है इनकी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन देगा और वो पूछेगा कि ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। तो आपको वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोसेस होती है कि फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसके अंदर फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है डेवलपमेंट के अंदर। और ग्रोथ के अंदर कौन सा था? फिजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन था। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रोग्रेस होता है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, इंक्रीज, उसके अंदर शेप और बॉडी इंक्रीज हो रही थी, इसके अंदर इंक्रीज क्या होगी? स्किल होगी। जो स्किल होती है वो इंक्रीज होगी। कैपेसिटी टू फंक्शन, और स्किल एंड कैपेसिटी जो है फंक्शन करने की वो इम्प्रूव होती है। स्किल एंड कैपेसिटी इंक्रीज होती है फंक्शन की, काम करने की। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि ये जो होती है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव थी, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। अब देखते हैं अपन कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ मैं ग्रोथ लिखता हूँ, एक तरफ मैं डेवलपमेंट लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं अपन। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपका जो फ़र्ज़ है वो आप ज़रूर निभाएं, मेरा फ़र्ज़ मैं निभा रहा हूँ। आज की वीडियो पर अपना जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है दोस्तों, वो है 60 लाइक का। तो ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव। और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा ग्रोथ को मेजरेबल होती है, मेजरेबल होती है ग्रोथ, मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजर, नॉट मेजर। इसके अलावा
जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी का साइज और शेप जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट के अंदर क्या इंक्रीज होता है, स्किल और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। स्किल एंड कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत शानदार चीज़ है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना, ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ये मिजरेबल होती है ग्रोथ और ये नॉट मिजरेबल होती है। इसमें इंक्रीज होता है साइज शेप ऑफ बॉडी और इसके अंदर स्किल और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजें हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टेज ऑफ ग्रोथ को मैं जी लिखूंगा, डेवलपमेंट को मैं डी लिखूंगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन सी स्टेज होती है, तो दोस्तों दो स्टेज देखने को मिलती है। पहली स्टेज होती है प्री नेटल पीरियड और दूसरी जो स्टेज है वो होती है पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड। अब देखेंगे इसको अपन कि प्री नेटल क्या होता है, पोस्ट नेटल क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्री नेटल के अंदर क्या आता है। प्री नेटल पीरियड में क्या आता है देख लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारा जो टारगेट है लाइक का वो है 60 लाइक। तो आज की वीडियो पर 60 लाइक आप ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख जाते हैं बट लाइक नहीं करते। तो साथियों लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब देखते हैं अपन कि प्री नेटल पीरियड जो है अपना है प्री नेटल, उसमें क्या क्या देखने को अपने को मिलता है। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, ओवम और गैमेट क्या होता है। गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, तो गैमेट होता है ओव्यूलेशन टू फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड इसका, ओव्यूलेशन टू फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है, फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है वो कहलाता है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड क्या कहलाता है, ओवुलेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक के पीरियड को, ये यूजुअली 6 to 8 डे आफ्टर ओवुलेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जाइगोट। जाइगोट कब बनता है, जाइगोट कब बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 0 से 2 वीक पे, बिल्कुल 0 से 2 वीक पर जो है गैमेट वो कहलाता है जाइगोट। 0 से 2 वीक का जो गैमेट है वो जाइगोट कहलाता है। एम्ब्रियो कब बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ दोस्तों, अभी जो करवा रहा हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो एम्ब्रियो होता है 2 से 8 वीक तक का गैमेट एम्ब्रियो कहलाता है, 2 से 8 वीक। इसके अलावा तीसरा अपना है फिटस। फिटस कब कहेंगे, तो आफ्टर 8 वीक टू बर्थ, बर्थ तक
इसको उसको अपन कहेंगे, उस गैमेट को अपन फिटस कहेंगे। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आप याद जरूर रखें कि जाइगोट कब कहलाता है, जाइगोट कब बनता है, 0 से 2 वीक पर जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो कब डेवलप होता है, तो ये 2 से 8 वीक पर एम्ब्रियो डेवलप होता है। और इसके बाद फिटस कब डेवलप होता है, तो दोस्तों 8 वीक के बाद बर्थ तक जो गैमेट है वो फिटस कहलाता है। ये था प्रीनेटल पीरियड का। अब देखते हैं पोस्ट नेटल का। दूसरा अपना क्या था, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड, तो पोस्ट नेटल का मतलब है कि पैदा होने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे न्यू बॉर्न किसे कहेंगे, न्यू बॉर्न या फिर नियोनेट। नियोनेट किसे कहेंगे, न्यू बॉर्न या नियोनेट। कितने टाइम तक के बच्चे को न्यू बॉर्न कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम बर्थ से लेकर बर्थ टू 28 डेज, या इसको 4 वीक भी बोल सकते हैं। 28 डेज को 4 वीक तक का जो लाइफ होती है, 4 वीक तक की जो लाइफ होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नियोनेट या फिर न्यू बॉर्न। अब दोस्तों न्यू बॉर्न जो है, नियोनेट है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अर्ली नियोनेट, अर्ली, एक होता है लेट नियोनेट, लेट। तो अर्ली नियोनेट किसे कहेंगे, अर्ली नियोनेट होता है बर्थ टू 7 डेज, बर्थ से लेकर 7 दिन का जो टाइम होता है 7 डेज, उसे कहते हैं अर्ली नियोनेट। और आफ्टर 7 to 28 डेज, आफ्टर 7 to 28 डेज या फिर 8 से 28 दिन का जो बेबी है उसे अपन क्या कहेंगे, लेट नियोनेट कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि अर्ली नियोनेट किसे कहते हैं और लेट नियोनेट कितने टाइम तक के बच्चे को कहते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, इन्फेंट किसे कहेंगे, इन्फेंट किसे कहते हैं, तो इन्फेंट कहते हैं 1 साल तक के बच्चे को 29 डेज से लेकर, क्योंकि 28 डेज तक तो नियोनेट होता है, 29 डेज टू 1 ईयर बेबी क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है इससे। टोडलर किसे कहेंगे, टोडलर किसे कहेंगे, तो दोस्तों टोडलर कहेंगे अपन 1 साल से लेकर 1 ईयर टू 3 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर बेबी जो है वो टोडलर कहलाता है। इसे अपन टोडलर कहते हैं। अब प्री स्कूल किसे कहेंगे, ये अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। प्री स्कूल जो चाइल्ड होता है, प्री स्कूल चाइल्ड को अपन क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। प्री स्कूल को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। साथियों आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मैं जितना समझ सकता हूँ कि पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। आज तक किसी ने पीडीएफ नहीं पढ़ी। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लोगे, अपना स्टोरेज भर लोगे, कभी भी उसको आप खोल कर नहीं देखोगे, ना ही उससे आपको फ़ायदा होगा। आप, मैं जब पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में अगर आप वीडियो के साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियो के साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं, या फिर वीडियो के बाद में दोबारा इस वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा याद रहते हैं लंबे टाइम तक। अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है
तो लिख लिख कर पढ़ा करो, लंबे टाइम तक लॉन्ग मेमोरी में चली जाती है वो। तो प्री स्कूल चाइल्ड किसे कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। तो इसे कहते हैं प्री स्कूल। 3 से 6 साल तक का जो बच्चा है, 3 to 6 ईयर, उसे प्री स्कूल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्री स्कूल हो गया अपना। इसके बाद देखते हैं अपन स्कूल एज। स्कूल एज जो है वो कब से कब तक होती है? तो जो स्कूल एज है देख लेते हैं। स्कूल एज, स्कूल एज है चाइल्ड जो है वो कहलाता है 6 से 12 साल का बच्चा, 6 to 12 ईयर बेबी चाइल्ड। स्कूल एज हो गया, स्कूल एज चाइल्ड हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा? एडोलसेंट क्या होता है? एडोलसेंट, एडोलसेंट किसे कहेंगे? एडोलसेंट किसे कहते हैं? फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। बिल्कुल, एडोलसेंट कहेंगे फ्रॉम प्यूबर्टी टू, फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड तक, एडल्ट होने से जस्ट पहले एडल्टहुड तक का जो चाइल्ड है वो एडोलसेंट कहलाता है। अब एडोलसेंट भी क्या होता है? अर्ली होता है और लेट होता है, दो होते हैं। एक तो होता है अर्ली, अर्ली एडोलसेंट, एक होता है लेट एडोलसेंट किसे कहते हैं? तो अर्ली एडोलसेंट होता है 12 से 14 साल का चाइल्ड, 12 से 14 ईयर का जो है वो अर्ली एडोलसेंट कहलाता है। और लेट एडोलसेंट कहलाता है 16 से 20 ईयर, 16 से 20 ईयर का जो बच्चा है वो लेट एडोलसेंट कहलाता है। इसके बाद में जो होता है वो एडल्ट आ जाता है, एडल्ट स्टेज आ जाती है। एडल्ट स्टेज होती है अपनी 18 से लेकर 60 ईयर तक की जो है वो एडल्ट में आ जाती है। ओल्डर, इसके बाद में ओल्डर स्टेज आती है जो होती है आफ्टर 60 ईयर, वो ओल्ड स्टेज कहलाती है। ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ कि इसको कौन अफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? पहला देख लेते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर लाइक एज का फर्क पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, बिल्कुल पड़ता है। और सेक्स का, मेल फीमेल का भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा पेरेंटल फैक्टर कौन से होते हैं? प्रीनेटल फैक्टर होते हैं। प्रीनेटल फैक्टर होते हैं। तो प्रीनेटल कौन कौन से होते हैं? प्रीनेटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। जो प्रीनेटल फैक्टर होते हैं वो होते हैं जैसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल माल न्यूट्रिशन प्रीनेटल फैक्टर है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा मैटरनल इन्फेक्शन, नेक्स्ट है पोस्ट नेटल फैक्टर। पोस्ट नेटल जो फैक्टर है वो कौन से होते हैं? पोस्ट नेटल, वो भी देख लेते हैं। पोस्ट नेटल होते हैं अपने कि
न्यूट्रिशन चाइल्डहुड इलनेस, न्यूट्रिशन और चाइल्डहुड इलनेस, न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हो गए। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन राजस्थान CHO में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सबसे पहला देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, सिस्टम वाइज पढ़ेंगे इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम या इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, एज के साथ बढ़ती है। सॉरी, एज के साथ जो हार्ट रेट है वो कम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट रेट कम होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हार्ट रेट कम होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट रेट कम होगी। जैसे बर्थ से 3 मंथ, इम्पोर्टेंट कि जो बर्थ से लेकर 3 मंथ का जो बेबी होता है, 3 मंथ का, उसकी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। जल्दी से मुझे राइट आंसर दे कमेंट बॉक्स में कि नियोनेट की या फिर बर्थ से लेकर 3 मंथ तक के जो बच्चा है, इन्फेंट की बोल सकते हैं, तो उसकी हार्ट रेट कितनी होती है। वो होती है अपनी 120 से 160 बीट्स पर मिनट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा अब देखते हैं 3 मंथ से लेकर 2 ईयर तक, ये तो था 0 से लेकर 3 मंथ तक, और ये अब जो है वो 3 मंथ से लेकर 2 ईयर तक जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है बेबी की, वो होती है 80 से 150 बीट्स पर मिनट। अब देखते हैं एक सर्कुलेटरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि असेस कहाँ करेंगी, कि क्या साइट बतानी है अपने को, साइट ऑफ असेसमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइट असेसमेंट की, साइट बतानी है असेसमेंट की। तो असेसमेंट की साइट क्या होगी, वो होगी एपिकल, मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल साइट इन इन्फेंट। जो एपिकल है वो अलग से लिख लेते हैं अपन कि जो एपिकल जो है, एपिकल मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल साइट होती है इन्फेंट की। एपिकल मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट जो साइट होती है इन्फेंट की, इन्फेंट, वो होती है एपिकल। चाइल्ड के अंदर कौन सी होती है, ब्रेकियल होती है। और ये तो इन्फेंट में थी, ये चाइल्ड में कौन सी होती है, ब्रेकियल होती है। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है ब्लड प्रेशर, वो एज के साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीपी बढ़ती जाएगी, क्योंकि
जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो वॉल है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। क्यों बढ़ती है? ड्यू टू ब्लड वेसल्स वॉल इलास्टिसिटी डिक्रीज। ब्लड वेसल्स वॉल इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? बीपी जो है वो बढ़ जाती है। इसमें अपन देखते हैं कि 0 से 7 साल का जो बेबी है, 0 से 7 साल का, उसकी बीपी कितनी होती है? तो उसकी बीपी होती है अपनी, कितनी होती है? 100 से लेकर 110/55 से लेकर 70 mmHg होती है। mmHg होती है। इसके अलावा जो साइट होती है, अब साइट देखते हैं। इस पे साइट इम्पोर्टेंट है बीपी में, कि अगर बच्चा है, अगर यंगर चिल्ड्रन है तो बीपी कहाँ से लेते हैं? लोअर एक्सट्रीमिटी से लेते हैं। और अगर ओल्डर चिल्ड्रन है तो बीपी कहाँ से नापते हैं? अपर एक्सट्रीमिटी से नापते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया बीपी का। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन का। आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना जो टारगेट है वो ना भूलें। 60 लाइक का टारगेट है वो ज़रूर कंप्लीट करें। अपन देखते हैं अब हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन में अपन देखेंगे दोस्तों कि एट बर्थ पर हीमोग्लोबिन कितना होता है। एट बर्थ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो 17 से 25 ग्राम पर 100 ml होता है। होता है हीमोग्लोबिन एट बर्थ पे। और 1 ईयर पे कितना हो जाता है? ये 1 ईयर पे हो जाता है ये 13 से 17 ग्राम पर 100 ml। इसके अलावा जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन आफ्टर बर्थ टोटली रिप्लेस हो जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो ये कितना टाइम लेता है ऐसा करने में? तो ये विद इन 6 वीक का टाइम लेता है। 6 वीक या फिर 42 डेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू अपन करेंगे। कि दोस्तों अपने चैनल का नाम है नर्सिंग अपडेट बाय CHO। ये अपना लोगो है। ऐसा लोगो आपको एक ही दिखेगा, वो दिखेगा नर्सिंग अपडेट बाय CHO का। यहाँ पर अपने को क्या क्या मिल रहा है, जितने भी मेरे नए साथी हैं उनको मैं बता दूँ। डेली स्पेशल MCQ सेशन क्लास अपने को मिल रही है जो दोपहर को 1 बजे होती है। डेली थ्योरी क्लासेज मिल रही है जो शाम को 7 बजे होती है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज मिल रही है जो वीक में 2 दिन होती है, संडे को और वेडनेसडे को। इसके अलावा आप
डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम के लिंक से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सोशल मीडिया पर भी आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें इस चैनल को। अगर आपको फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अपना नाम लिखकर भेज दें, व्हाट्सअप मैसेज कर दें। ये थी एक सूचना। इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट कि बॉडी फ्लूइड्स के बारे में देख लेते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आज अपना पहला लेक्चर है पीडिया का। तो 80% ऑफ बॉडी वेट 80% ऑफ बॉडी वेट एट बर्थ इन न्यूबॉर्न। एट बर्थ पर कितना फ्लूइड होना चाहिए? 80% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 80% होना चाहिए। और एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट के अंदर 60% होता है बॉडी वेट का एडल्ट में। और ओल्डर में कितना होता है? 55%। ओल्डर एडल्ट में ये है बॉडी फ्लूइड का वेट। इसके अलावा एक और चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना होता है। तो इन्फेंट में कितना होता है? इन्फेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन्फेंट में कितना होता है? तो इन्फेंट में होता है 45% तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 45% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और 25% होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यही चीज़ एडल्ट में देखें अपन, एडल्ट में देखें तो एडल्ट के अंदर जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है एडल्ट के अंदर, वो कितना होता है? वो होता है 30%। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 70% होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर अपना पूरा हो गया। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में। तो टोटल लंग कैपेसिटी न्यूबॉर्न की कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न लंग्स की कितनी होती है? वो होती है 90 से 100 ml। 90 से 100 ml होती है। अब देखते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज होती है एज जब इंक्रीज होती है। तो इन्फेंट जब है इन्फेंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है इन्फेंट में? वो होती है 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। ये इन्फेंट में थी। चाइल्डहुड के अंदर कितनी होती है? तो चाइल्डहुड में होती है 20 से 24 ब्रीथ पर मिनट। और एडोलसेंट में कितनी होती है? एडोलसेंस में कितनी होती है? तो वो होती है अपनी 16 से 18 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल होती है 16 से 18 ब्रीथ पर मिनट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक हायर इन न्यूबॉर्न विल बी डिक्रीज विद एजिंग। जो BMR है वो हाईएस्ट होती है, हायर होती है इन न्यूबॉर्न में ये हायर होती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 60 लाइक का टारगेट है वो अपना ज़रूर पूरा होना चाहिए। और आप पर चैनल नए हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है न्यूबॉर्न की, तो वो होती है 1.001 से 1.020 होती है। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये तो न्यूबॉर्न में है। एडल्ट में कितनी होती है, तो एडल्ट में होती है 1.025 से 1.030 होती है, 1.015 से 1.030 होती है। इसके अलावा न्यूबॉर्न फर्स्ट यूरिन वॉइड विद इन 24 आवर, बिल्कुल ये क्वेश्चन पीजीआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीआई में, और एमपीसीएचओ ने भी पूछा है ये क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूँ, कि जो न्यूबॉर्न है वो फर्स्ट यूरिन कब पास आउट करता है। न्यूबॉर्न पास फर्स्ट यूरिन पास करता है विद इन 24 आवर, आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। जीएफआर की देखें तो जीएफआर जो है दोस्तों वो रैपिडली इंक्रीज होती है इन फर्स्ट 6 मंथ। जो जीएफआर है वो पहले 6 महीने में जीएफआर है वो इंक्रीज होती है फर्स्ट 6 मंथ में। फर्स्ट 6 मंथ में जीएफआर है वो इंक्रीज होती है। इट विल बी रीच एडल्ट वैल्यू बिटवीन 1 से 2 ईयर ऑफ एज, और ये एडल्ट की जो वैल्यू होती है उसके इक्वल पहुंच जाती है 1 से 2 साल में। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा, ये लास्ट अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो न्यूबॉर्न केयर जब पढ़ेंगे। तो इसमें स्टोमक का जो साइज होता है वो इम्पोर्टेंट है, स्टमक साइज। तो स्टमक साइज कितना कितना होता है देख लेते हैं कि इन अर्ली नियोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अर्ली नियोनेट का जो स्टमक है उसका कितना साइज होता है, वो होता है 30 ml। याद रखना 30 ml होता है अर्ली नियोनेट का। 7 दिन का जो बच्चा होता है उसका जो होता है वो 30 ml होता है। लेट नियोनेट का कितना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट नियोनेट है उसका होता है कितना, 60 से 90 ml होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 60 से 90 ml होता है। अब इन्फेंट का देखें अपन, इन्फेंट का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इन्फेंट है उसका कितना होता है, इन्फेंट का जो स्टमक का साइज होता है वो 150 ml होता है, 150 ml होता है। पेरिस्टालसिस एक्टिविटी विल बी डिक्रीज विद एज बढ़ने के साथ साथ पेरिस्टालसिस एक्टिविटी है वो भी क्या है, कम होती है। ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता है, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लड का शुगर का लेवल ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा और है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के बारे में अपन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में कि ब्रेन जो है, बस एक ही क्वेश्चन है इसके बारे में कि ब्रेन जो है वो 90% डेवलप हो जाता है। 90% डेवलप कब हो जाता है, 2 साल की उम्र में, 2 ईयर्स में 90% डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, नर्सिंग अपडेट बाय CHO आप सभी के लिए लेकर आया है एक और नया सब्जेक्ट, वो है अपना पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। इससे आपको राजस्थान CHO में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अपन वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपन डे बाय डे डिस्कस कर लेंगे। तो अपनी जो OBG है उसकी 1 से 2 क्लास और होगी और वो कंप्लीट हो जाएगी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक टॉपिक बच्चा है, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो दोस्तों, वो जो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव का वो मैं आपको OBG के अंदर पढ़ा दूंगा, जिससे कि वो वहाँ कवर हो जाएगा, क्योंकि वो OBG के अंदर भी आता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला वहाँ से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, 2 क्वेश्चन राजस्थान CHO के हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको वहाँ पे कवर कर दूंगा। उसके बाद अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट करेंगे और पीडियाट्रिक्स और फंडामेंटल दोनों जो है वो पैरेलल में चलेगी और अपन दोनों को ही 15 से 16 दिन के अंदर अंदर दोनों ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपन जो शुरू करेंगे वो करेंगे अपना न्यूट्रिशन और जनरल फार्मा। न्यूट्रिशन और जनरल फार्मा करवा देंगे, अगले 15 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 जनवरी से पहले पहले आपका मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सॉरी, 1 जनवरी नहीं, 10 से 15 जनवरी तक, 10 जनवरी तक आपका मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी जो बचेगी वो है बेसिक एनाटॉमी बचेगी, जिसके अंदर शायद ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्लास में आपकी बेसिक एनाटॉमी हो जाएगी। तो 15 जनवरी तक लगभग आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज देते रहें और कंटिन्यू अपना MCQ सेशन है वो चल ही रहा है, तो वो ज़रूरी है। MCQ सेशन अटेम्प्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे MCQ सेशन से, ये मेरा वादा है। एक एक चीज़ सेलेक्टेड है और मैं आपको अभी जो करवा रहा हूँ, अभी जो मैं MCQ सेशन करवा रहा हूँ आपको, वो तो आपको बिल्कुल याद ही रख लेने हैं, क्योंकि उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं ऑलरेडी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, मैंने पिछला एग्ज़ाम दिया है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं स्टेट एग्ज़ाम के, तो मुझे पता है कि राजस्थान CHO कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल ना घबराएं। आपको ये लग रहा है कि बोर्ड चेंज हो गया है तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिलेबस भी चेंज नहीं करा बोर्ड ने, तो सेम सिलेबस है। अच्छा सिंपल पेपर आएगा, सिंपल पेपर के अंदर ही सबसे ज़्यादा अपन गलतियाँ करते हैं। तो मैं अपने चैनल के ऊपर उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी के साथ उन्हीं सिंपल क्वेश्चनों की तैयारी करवा रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा करवाए हुए जो क्वेश्चन हैं उनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप बस ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी कर लोगे मेरे साथ, अगले 2 महीने में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। श्योर है आपका सिलेक्शन होना। इसके अलावा आप MCQ सेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। थ्योरी चल रही है अपनी स्मार्ट स्टडी के साथ, थ्योरी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, क्योंकि दूसरी जो कोचिंग है दोस्तों वो आपकी थ्योरी की 2-2 3-3 घंटे की क्लास लगाएंगे, तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, इतना अपन नहीं पढ़ पाएंगे। ज़्यादा अपना ध्यान जो है, ज़्यादा फोकस है वो MCQ पर रहना चाहिए। MCQ सेशन अटेंड करो और इसके अलावा आप PR यादव बुक के सिंपल क्वेश्चन, सिंगल लाइन क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। PR यादव के अलावा अभी एक नई बुक आई हुई है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छा कंटेंट कहाँ से मिले, तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक कोई मिशन CHO की कोई बुक है, तो उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे PR यादव से कोई मतलब है, ना मुझे कोई मिशन CHO से मतलब है। मैं तो आपको बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, या फिर आपके पास अपनी कोचिंग के नोट्स होंगे तो उनसे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अपन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग जल्दी जल्दी छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट अपन कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह के धमाकेदार सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों।